हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अरिविहान में। अरिविहान लेकर के आया है आपके लिए आपकी तैयारी को और भी बढ़िया करने के लिए 200 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक सीरीज, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज क्या कराए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे के पूरे जो भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर के, वो यहाँ पर हल कराए जाएंगे। और साथ ही साथ आपकी होगी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में 30 से 32 मार्क्स के आपके क्या आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अरिविहान की टीम आपके लिए लेकर के आई है 200 प्लस वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस, जो कि हर चैप्टर के हम आपको अलग अलग सेपरेट तरीके से जो है सॉल्व करवाने वाले हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कराने वाले हैं। तो मेरे साथ में स्टार्ट करते हैं नए जोश और नई एनर्जी के साथ में इस सीरीज को। इसमें हम समझेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर वाइज, जिसमें कि सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य असत्य, रिक्त स्थान, यानी कि हर तरीके के क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से सॉल्व करवाए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मेरे साथ में स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चंस की सीरीज को और देखते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो कौन सा होने वाला है। तो देखिए भाई, पहला चैप्टर जो है वो है हमारा संबंध एवं फलन। इसके हम करेंगे सारे के सारे एक अंकीय प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व। तो हमारा जो प्रश्न पहला है वो कि यदि a बराबर 1 2 3 का एक समुच्चय हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो क्या हो, समतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, की संख्या कितनी है। ठीक है भाई। तो यदि मैं यहाँ पर देखूं कि a बराबर कितना आने वाला है मेरे पास में 1 2 3, तो अगर हम इसको खोलेंगे, इसके पूरे अवयव हम देखेंगे तो वो कितने होने वाले हैं, 9, है ना। 3 × 3 बराबर कितना बनेगा, ये पूरा सार्वत्रिक संबंध की अगर बात करें तो वो 9 का बनेगा। ठीक है, 9 अवयव उसमें अंदर होंगे। तो यहाँ पे तो वो बात कर रहा है कि इसमें 1 2 हो और 1 3 हो। तो चलिए देख लेते हैं हम कैसे कितने संबंध बनने वाले हैं। तो हम देखते हैं 1 2 और 1 3 के लिए। तो यदि मैं लेती हूँ 1 2 को और 1 3 को, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि जो स्वतुल्य और सम्मित है, तो स्वतुल्य बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 1 को भी लेना पड़ेगा, 2 2 को भी लेना पड़ेगा और 3 3 को भी लेना पड़ेगा। ठीक, स्वतुल्य बन गया। सम्मित बनाने के लिए अगर 1 2 है तो हमको 2 1 को भी लेना पड़ेगा और 1 3 है तो हमको 3 1 को भी लेना पड़ेगा। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। अब मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 बच रहे हैं, 3 2 और 2 3। लेकिन उसने क्या बोला कि वो संक्रामक नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए और सम्मित होना चाहिए। तो भाई ऐसे जो हमारे संबंध है ना, उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही होने वाली है। ठीक। तो उसने क्या बोला कि यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतुल्य सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, उनकी संख्या कितनी है, यहाँ पर एक होने वाली है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पर आगे और कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे है हमारा क्वेश्चन की, मान लीजिए कि f मैपिंग r टेंड्स टू r द्वारा परिभाषित फलन f of x बराबर 5x है। तो हमको बताना है कि फलन क्या है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है आपका एकदम करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, फलन जो है वो हमको दे रखा है f of x बराबर कितना दे रखा है, 5x। और यहाँ पर वापस उसने बोला कि हमारा जो फलन है ना वो r से r पर है। ठीक है ना, मतलब वास्तविक संख्या की बात कर रहा है। तो चलिए जल्दी से एक एक की प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम, f of x1 बराबर f of x2 मान रख देते हैं, 5x1 बराबर 5x2, 5 से 5 कट गया, क्या आ गया, x1 बराबर x2। यानी कि हमको क्या मिल रहा है, एक वैल्यू के लिए एक ही मान मिल रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये क्या है अपना यहाँ पर एक एक ही है। क्या है ये भाई, एक एक ही है। दूसरा हम देख लेते हैं आच्छादक है या नहीं। तो हमको हमारे पास में क्या फलन दिया हुआ है, f of x बराबर 5x, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में 5x, यानी कि x बराबर क्या आने वाला है, y बटे 5 आने वाला है। ठीक। अब यहाँ पर हम मुझे बताइए कि फलन जो उसने बोल रखा था वो क्या था, वास्तविक संख्या था। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हमको कैसी वैल्यू मिल रही है, वास्तविक ही मिल रही है। यानी कि जब हमारा क्या है, यहाँ पर अगर मैं y को वास्तविक रखती हूँ तब मेरा x भी क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, या फिर जब मैं x को रियल रखती हूँ तब मेरा y भी क्या आ रहा है, यहाँ पर रियल ही आ रहा है। मतलब कि हमारा जो है x की वैल्यू कुछ भी है तो y की वैल्यू, मतलब हमको जो वैल्यू मिल रही है यहाँ से x की, वो क्या मिल रही है, वास्तविक ही मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये आच्छादक भी है, यानी कि हमारा यहाँ पर आच्छादक है, यानी कि यहाँ पर उसका जो परिसर है, ठीक है ना, इसका यहाँ पर जो परिसर है वो किसके बराबर है, इसकी सह प्रांत के बराबर है। परिसर जो है वो क्या है, सह प्रांत के बराबर है, यानी कि ये क्या है, आच्छादक भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफ क्या है, एक एक ही आच्छादक है। ठीक।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि यदि a बराबर 1, 2, 3 हो तो अवयव 1, 2 को सम्मिलित करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी। अब किसको सम्मिलित करने की बात कर रहा है वो 1, 2 को। तो देखिए यहाँ पर a बराबर हमको कितना दे रखा है इसने 1, 2 और 3 और बात कर रहा है वो किसकी तुल्यता संबंधों की ही। चलिए r बराबर देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1, 1 लूं फिर मैं 2, 2 लूं और फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ 3, 3। अब बात कर रहा है वो तुल्यता संबंधों की यानी कि मुझे सम्मिलित बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये मैंने लिया तो अब मैं लेती हूँ 1, 2 और 2, 1। तो एक तो आपका क्या हो जाने वाला है संबंध ये हो जाने वाला है जो कि क्या है आपका स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो एक तुल्यता संबंध 1, 2 को अगर अपन लेके देखें तो वो ये बन गया। दूसरा की अगर मैं बात करती हूँ R1 हो गया, मान लो कि R2 हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3 × 3 है ना, मतलब कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 9 टोटल अपने बनने वाले हैं। तो एक अपना वो बनेगा तो उसमें क्या होगा 1, 1 भी होगा, 2, 2 भी होगा, 3, 3 भी होगा। इसके बाद में 1, 2 होगा तो 2, 1 भी होगा। ठीक है ना, 1, 3 होगा तो 3, 1 भी होगा। ठीक, फिर अगर मान लो कि 3, 2 होगा तो 2, 3 भी होगा ही, यानी कि कितना हो गया 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये वाला संबंध जो है वो भी हमारा क्या है सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। तो यदि a बराबर 1, 2, 3 हो तो अवयव 1, 2 को सम्मिलित करने वाले संबंधों की संख्या कितनी है, तो भाई वो हमारा हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, यानी कि 2 होने वाली है एकदम करेक्ट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं, बढ़िया तरीके से अपन इनको जो है एक एक करके जो है सॉल्व करेंगे। आपको कोई डाउट होंगे तो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाने वाले हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समुच्चय बराबर 1, 2, 3 पर संबंध r बराबर ये द्वारा क्या बोल रहा है वो परिभाषित अब r है। अब r को बताना है कि भाई ये क्या है। तो देखिए जरा 1, 1 है, ठीक है भाई, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, यानी कि स्वतुल्य तो है। अब 1, 2 है तो क्या 2, 1 है, नहीं है। 3, 1 है तो क्या 1, 3 है, नहीं है। तो भाई क्या है ये सिर्फ और सिर्फ ये स्वतुल्य है, ना तो ये सम्मित है और ना ही ये क्या है संक्रामक है। तो ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, देखिए पहला है समुच्चय a बराबर 4, 5, 6 में अवयव 4, 5 को 4, 5 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या जो है वो कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे उसने क्या दे रखा है अपन को a बराबर यहाँ पे दे रखा है 4, 5 और 6 और बोल रहा है किसको मिलाना है 4, 5 को लेना है। तो यदि मैं R1 की बात करूं तो मैं लेती हूँ यहाँ पे किसको 4, 5 को, मतलब कि मुझे किसको लेना पड़ेगा 4 को लेना पड़ेगा, 5 भी होगा, 6, 6 भी होगा। अब क्योंकि 4, 5 है तो 5, 4 भी होगा। तो एक तो हमारा क्या हो जाने वाला है, एक तुल्यता संबंध हमारा ये वाला हो जाने वाला है जो कि तुल्यता संबंध है, यानी कि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। सेकंड जो हमारा बनेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा भाई सार्वत्रिक संबंध, इसमें भी सब आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे, तो मतलब कि हमारे पास में क्या जाएगा यहाँ से 4, 5 को तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में कौन कौन होगा स्वतुल्य और सब कुछ बनाने के लिए, तो 4, 4 होगा, 5, 5 होगा। इसके बाद में क्या होगा 6 भी होगा। ठीक है ना, इसके बाद में क्या क्या होने वाला है यहाँ से 4, 5 है तो क्या हो जाएगा 5, 4 भी होगा। ठीक, 4, 5 है तो 5, 4 भी होगा। इसके बाद में 5, 6 है तो 6, 5 भी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में 4, 6 है तो 6, 4 भी यहाँ पे क्या है होगा अपने पास। ठीक है, तो कितने होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे। तो जब वो पूछ रहा है कि समुच्चय a बराबर 4, 5, 6 में अवयव 4, 5 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो भाई वो कितनी होगी हमारी 2 होने वाली है, जिसमें कि एक ये और एक ये। ठीक है, और ये सार्वत्रिक मतलब कि ये कैसा होगा हमारा सम्मित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा और संक्रामक भी होगा। आगे देखते हैं समुच्चय बराबर 1, 2, 3 पर अधिकतम तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है। तो समुच्चय a बराबर 1, 2, 3 पर अधिकतम तुल्यता संबंधों की संख्या यहाँ पे होने वाली है कितनी, 5 होने वाली है भाई। 5 तुल्यता संबंध यहाँ पे आने वाले हैं। चलो मैं निकाल के बता देती हूँ कौन कौन से आएंगे। तो देखते हैं पहले R1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 2, 2 आएगा, इसके बाद में 3, 3 आएगा। ठीक, इसके बाद में 1, 2 आएगा तो 2, 1 भी आएगा, एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करती हूँ तो कौन सा आएगा 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा और 3, 3 आएगा। तो कौन सा जाएगा 1, 3 और 3, 1 भी आएगा। इसके बाद अगर हम बात करूँ R3 एक और कौन सा बनेगा, तो 1, 1 आएगा, उसमें 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा, फिर 3, 2 होगा और 2, क्या हो जाएगा
लास्ट में यहाँ पे 3 होगा। ठीक, 3 तो ये बन गए हमारे, जो कि क्या है, सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। तुलता की बात कर रहा है वो, ठीक है, तुलता संबंध वही होता है जो तीनों हो। इसके बाद में R4 की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या क्या जाएगा, 1,1 आएगा, 1,1 होगा, 2,2 आएगा, 3,3, ठीक है ना। इसके बाद में अगर देखें तो 1,2, 2,1, ठीक है ना, 1,2, 2,1 और यहाँ पे जाएगा 3,2 और 2,3, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे तो ये क्या है, ये यहाँ पर जो है तुलता संबंध भी है और क्या है यहाँ पर ये सब स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अब एक R5 जो मेरा बनने वाला है वो क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पर कौन सा वाला बन जाएगा, R5 मेरा जो सार्वत्रिक बनेगा, यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स वाला कौन सा होने वाला है, 1,1, ठीक है ना, 2,2, 3,3, ठीक है, फिर 1,2 भी है तो 2,1 भी है, फिर 3,1 है तो 1,3 भी है, फिर 1,3 भी है, ठीक है ना, फिर इसके हमें 3,2 है तो 2,3 भी है। ठीक, एक आपका जो है ये वाला बनने वाला है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरे एलिमेंट इसमें अंदर आने वाले जो कि हमारा सार्वत्रिक संबंध होगा। अगर आप इनको चेक भी करना चाहें कि क्या ये है कि नहीं, तो अगर आप देखें 1,1 है, 2,2 है, 3,3, मतलब कि क्या है, स्वतुल्य तो है। 1,2 है तो 2,1 भी है, यानी कि संक्रामक वाली बात भी कर रहा है। इसके बाद सॉरी सम्मित वाली बात भी कर रहा है। इसके बाद अगर संक्रामक के लिए अगर अपन देखते हैं तो 2,2 यहाँ पे 3,3 भी है। फिर अगर इसमें देखोगे तो 1,1 भी है, यानी कि ये जो मेरे 5 यहाँ पे रिलेशन मैंने जो बनाए हैं, R1, R2, R3, R4, R5, ये क्या है मेरे यहाँ पे तुलता संबंध है, A बराबर 1, 2, 3 पर। तो यहाँ पे कितनी संख्या होने वाली है, 5 होने वाली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तुलता संबंध वो होता है जो कि स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो। ठीक, चलिए आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुच्चय पर परिभाषित संबंध R संबंध कहलाता है यदि R क्या हो, स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। क्या कहलाता है भाई, वो तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मानक N में संबंध R A R B से परिभाषित है यदि 2A + 3B बराबर 30 है, तब R बराबर क्या होने वाला है। तो मुझे बताइए, यहाँ पर अगर आप देखें तो 2A + 3B बराबर कितना बोल रहा है वो, 30। तो यहाँ पर जो है, और ये दोनों कैसी अपनी यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं, तो मुझे बताइए क्या रख सकती हूँ मैं वैल्यू। अरे मैं यहाँ पे इसमें रख दूं 12 प्लस में इसमें रख दूं मैं 6, तो बताइए क्या आने वाला है। नहीं, इसमें रख देते हैं अपन यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 3 दूनी 6 बराबर क्या जाएगा 30। तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 12,2, इसका जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया तरीके की चीज समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो है वो क्वेश्चन है हमारे सत्य और असत्य बताइए। एक फलन एफ मैपिंग x टेंड्स टू बाय, क्या है भैया, वो बोल रहा है कि एक ही फलन है यदि f of x1 बराबर f of x2, सही बात है, इज इक्वल्स टू f of x1 इज नॉट इक्वल टू x2, है ना, x1 x2 बिलोंग्स टू x। नहीं भाई, ये तो क्या है अपना यहाँ पर असत्य होने वाला है। ये क्या है यहाँ पर फॉल्स है। क्यों, क्योंकि एक की हमको शर्त पता है, उस कंडीशन क्या होती है उसकी, कि f of x1 बराबर f of x2 अगर होता है तो x1 जो है वो बराबर होता है इसकी x2 के, तभी वो क्या होता है, एक ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें नॉट इक्वल दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य। एफ मैपिंग x टेंड्स टू बाय एक आच्छादक फलन है, तब बाय का तब एफ का परिसर बाय है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे सहपान जो है वो परिसर के बराबर होता है। तो ये हो जाने वाला है हमारा एकदम सत्य आंसर। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको सभी तरीके के सारे यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। चलिए देखते हैं। समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R बराबर x, y किस तरीके से है, बाय भाज्य है x से, द्वारा परिवाहित संबंध R एक स्वतंत्र संक्रामक संबंध है। वो पूछ रहा है हमको, ठीक है ना, सत्य असत्य वाली बात यहाँ पर चल रही है। वो पूछ रहा है कि बताइए कि क्या ये स्वतंत्र संक्रामक संबंध है, मतलब कि वो किसकी बात नहीं कर रहा, सम्मित की बात नहीं कर रहा। चलिए पहले अपन रिलेशन बनाते तो हैं, संबंध तो बनाए पहले। क्या है, उसने क्या बोला कि x, y, बाय जो है वो भाज्य है किससे, x से। तो अपन ऐसी ही संख्याएं ऐसे ही यहाँ पे सेक लेंगे जिसमें कि वो बाय जो है वो क्या हो, भाज्य हो x इसमें है। इस तरीके से अपन बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए बात हो रही, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2,2 आएगा, 3,3 भी आएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है आपस में भाज्य है। इसके बाद में क्या आएगा, 1,2 आएगा, 1,4 आएगा। क्यों, क्योंकि बाय जो है भाज्य है 1 से, है ना। इस तरीके से क्या आएगा, 1,3 आएगा, 1,2, 1,4, 1,3, 1, क्या जाएगा
5 भी आ जाएगा और 1 कोमा क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से 6 भी आ जाएगा। फिर 2 कोमा 4 आएगा, 3 कोमा 6 आएगा और यहाँ से 2 कोमा 6 भी आएगा। देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि क्या ऐसे और भी संबंध बनेंगे। 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3 1 कोमा 2 1 कोमा 4 1 कोमा 3 है ना, 1 कोमा 5। अभी देखो 4 कोमा 4 भी आएगा, 5 कोमा 5 भी आएगा और मेरे पास में क्या आएगा यहाँ से 6 कोमा 6 भी आने वाला है। ठीक है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और बाकी जो है मैंने बनाया। तो ये हमारा यहाँ पर संबंध आने वाला है, इसमें कि बाय जो है वो भाज्य है किससे, एक्स से। अब बताइए कि क्या ये सौतुल्य और संक्रामक संबंध है? तो सौतुल्य तो बिल्कुल है, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 है, 6 है, सब कुछ है। ठीक है, दूसरा वो बोल रहा है कि संक्रामक है कि नहीं, तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं संक्रामक के लिए। तो यदि आप यहाँ पे इसमें देखेंगे संक्रामक के लिए कोई कंडीशन को उठा करके, तो यदि आप इसमें देखेंगे कि यदि मैं बोल रही हूँ कि 2,2 जो है वो अपना क्या है, आर के अंदर है। ठीक है भाई, और 2,6 भी आर के अंदर है। तो क्या आपको आर के अंदर 2,6 दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा आर के अंदर। ठीक, तो ये क्या है हमारा, ये वाला हमारा जो संबंध बन रहा है आर बराबर, जो कि इस कंडीशन में जो हमारा संबंध आर बनेगा वो हमारा ये बनेगा, और ये सौतुल्य और संक्रामक दोनों है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास में सत्य हो जाने वाला है। आप इसमें देखेंगे तो बाय जो है सब में भाज्य है किससे, एक्स से। आगे देखते हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में आर बराबर एक्स बाय बराबर जो है वो एक्स प्लस 5 तथा किस तरीके से है, एक्स जो है वो लेस देन 4 से द्वारा परिभाषित संबंध आर्य कुल का संबंध है, हमको बोल रहा है कि भैया है कि नहीं है बताना है। ठीक, तो पहले हम बनाए तो यदि आप यहाँ पे इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे उसने बोला कि x की वैल्यू वो लेस देन 4 है, तो 1 2 और 3 होने वाली है। और y की वैल्यू अगर मैं देखूं तो x प्लस 5 है, यानी कि इसमें 5 जोड़ेंगे तो 6, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और इसमें 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। तो हमारा जो संबंध मतलब कि बनेगा ना, r जो अपना बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, 1,6 होगा, 2,7 होगा और 3, क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। अब मुझे बताइए कि क्या ये संबंध सौतुल्य, सममित और संक्रामक है? नहीं है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर असत्य हो जाने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से जो है चीजें यहाँ पे समझ में आ रही है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सममित का कॉन्सेप्ट है, क्या संक्रामक और क्या सौतुल्य का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि संबंध r बराबर x बाय x प्लस 2y बराबर 8 n पर परिभाषित हो तो r का परिसर क्या है। ठीक है ना, वो बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि r का परिसर क्या है। तो यदि आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखेंगे तो हम इसको करना बराबर 8 के रखना, तो y बराबर कितना ले लूं 1, तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मुझे, 2 प्लस में कितना लेना पड़ेगा, x की वैल्यू 6, तब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर मैं देखती हूँ y बराबर 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे फिर 4। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 8। दूसरा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू ले लेते हैं कितनी 3, तो x की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे अपन, तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 बराबर कर जाएगा। तो उसने क्या बोला यहाँ पर कि संबंध r बराबर x बाय x प्लस 2y इक्वल टू 8 और n पर परिभाषित हो तो r का परिसर क्या है। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो r का परिसर जो है ना वो मेरा होने वाला है 1 2 और 3, यानी कि y की जो वैल्यूज है ये वाली, ये वाली और ये वाली, क्या है इसका परिसर। तो r का परिसर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। आगे देखते हैं, a बराबर 1 2 3 पर निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा संबंध एक फलन है, यानी कि इन दोनों में से कौन फलन है, ये हमको यहाँ पर जो है बताना है कि इन दोनों में से कौन क्या है अपना यहाँ पर फलन है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो f आपको दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं बनाती हूँ तो हम देखते हैं पहले f के लिए। ठीक, तो वो कितना दिया हुआ है इसका 1 2 और 3, तो मैंने यहाँ पे 1 2 और 3, फिर ये क्या दे रखी है इसकी परिसर 3 3 और दे रखी है कितनी 2। ठीक है, 3 3 और क्या दे रखी है मेरे को यहाँ पे 3 3 और 2 दे रखी है। तो एक के लिए अगर देखें तो मान कितना है यहाँ पर 3 है, 1 3 2 3 है, 2 के लिए भी कितना है 3 है, 3 3 2 है, यानी कि 3 2 यानी कि ये वाला है। अगर हम इसकी बात करें जी की, ठीक, तो इसके लिए जरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 1 और 3, 1 1 3, और यहाँ क्या दिया हुआ है 2 2 2 3 और 1, 2 3 और 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 के लिए दे रखा है 2, ठीक, और फिर इसके अंदर 1 के लिए ही क्या दे रखा है यहाँ पर अपना जो 1 है उसके लिए ही क्या दे रखा है, मतलब कि यहाँ पे जो है इसको 1
दी अपन दो ही चीजें रखी है और 1 के लिए क्या दे रखा है 3 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर एक ही जो एलिमेंट है उसके एक ही अवयव के लिए क्या दे रखा है, यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी है, जबकि ऐसा नहीं होता है फंक्शन में। तो ठीक है ना, सबके लिए अलग अलग क्या होती है वैल्यूज होती है। इसका मतलब ये हो गया कि f जो है वो हमारा फलन है। उसने बोला कि ये बराबर 1 2 3 पर निम्नलिखित में संबंधों में से कौन सा संबंध क्या कहते हैं एक फलन है, तो उसका आंसर हो जाने वाला है हमारा f। f जो हमारा ये दिया हुआ है ना ये वाला संबंध, ये क्या है हमारा एक फलन है। ठीक, बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला चैप्टर जो है वो हमारा क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। आपको जितने भी इसके एक अंक के प्रश्न थे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आ गए होंगे। इसमें आपका एक भी मार्क का क्वेश्चन नहीं चूकने वाला है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो इस क्वेश्चन की सीरीज में अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, और बने रहिए मेरे साथ इस तरीके से। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा है। तो ये है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो अब हम देखते हैं इसके जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये है हमारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, यानी कि आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको एक इसमें करेक्ट बताना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, साइन कोट इनवर्स एक्स का मान है। तो देखो भाई इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी। चलिए जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होने वाला है। यहाँ मुझे दे रखा है क्या कि साइन कोट इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो यदि मैं यहाँ पर कोट इनवर्स एक्स को क्या मान लेती हूँ, थीटा मान लेती हूँ, तो यहाँ से मुझे एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, कोट थीटा मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब आपको एक चीज पता है यहाँ पर क्या, ये पढ़ा है ना आपने कि लाल बटे कक्का। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, ये अपने लिए होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है अपना टेन के लिए, फिर ये होता है कोसेक के लिए, ये होता है अपना सेक के लिए, और ये होता है अपना किसके लिए, कोट के लिए। ठीक, इसमें एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, वापस एल का मतलब क्या होता है यहाँ पर लंब, और के यहाँ पे बताता है हमारे कर्ण को। पता है ना आपको। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइन मतलब बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और यहाँ से टेन बराबर देखेंगे तो वो होता है लंब बटे आधार। इस तरीके से जब आपको पता है कि भाई साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, सेक के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और कोट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर उसने हमको बोला कि साइन कोट इनवर्स एक्स का मान बताइए। तो देखिए जरा यहाँ पर अगर अपन देखें तो मेरे को क्या मिला है यहाँ पे कोट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय 1। ठीक, अब मैंने क्या बताया यहाँ से आपको कि कोट थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब। इसका अपन क्या कर देंगे यहाँ पर उल्टा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कक्का बटे अगर मैं कर देती हूँ यहाँ पर लाल इस तरीके से, तो ये वाला होता है कोसेक के लिए, ये होता है सेक के लिए, और ये किसके लिए होता है, कोट के लिए। तो क्या मिला मुझे यहाँ पे आधार बटे लंब। तो ये क्या हो गया मेरा आधार और ये क्या हो गया मेरा लंब। ठीक, अब यहाँ से आप कंग निकाल सकते हैं। तो कंग क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से मुझे बताइए, तो ये क्या हो गया, अपने यहाँ पे कोट थीटा की एक वैल्यू आ गई। जब कोट थीटा की वैल्यू तो पहले से ही अपन को दी हुई थी, अब कर्ण की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो क्या यहाँ से मैं साइन थीटा निकाल सकती हूँ। अब मुझे बताइए कि साइन थीटा की क्या होता है यहाँ पे, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण की बात हो रही है। तो लंब क्या है मेरा यहाँ पर जो मुझको दिया हुआ था, तो लंब जो था वो मेरा कितना था, 1। तो 1 अपॉन में कर्ण कितना है, यहाँ से अपन ने जो निकाला वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो साइन थीटा निकल गया मेरा, बहुत बढ़िया। तो साइन थीटा बराबर मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन को अगर मैं इधर कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे लिए क्या, साइन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत है नहीं है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अंदर बाहर जो है वो क्या दिया हुआ है, साइन। अगर अंदर वाली टर्म को मैं साइन इनवर्स में बना लूं तो वो कैंसिल हो जाएगी और मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो साइन, अब देखिए जरा बताइए मुझे कि यहाँ पर क्या है कि अपन ने कोट इनवर्स एक्स को क्या माना था, थीटा माना था, और थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल गई, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन साइन कैंसिल होगा, मेरे पास में क्या जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो मुझे मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर माइनस 1/2, क्योंकि रूट जो होता है 1/2 होता है, ऊपर जाकर के वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन उसका आंसर समझ में आया होगा। चलिए जल्दी बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू का मान किसके बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू। ठीक, अब आपको पता है भाई कि टेन में अगर अपन देखेंगे तो रूट थ्री कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से मेरे पास में जाएगी पाई बाई थ्री वैल्यू, मतलब कि टेन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, रूट थ्री होती है। माइनस, अब देखिए भैया क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये क्या आया है सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होता है यहाँ पे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक, तो आप जरा पहले इसको यहाँ पे खोल लेंगे अपन, तो क्या जाएगा मेरे पास में पाई माइनस, अब सेक इनवर्स क्या आने वाला है मेरे पास में टू, और सेक के केस में टू जो होता है वो 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो मेरे पास में यहाँ पे जाएगा ये कितना, पाई बाय सिक्स। ठीक है ना, टू जो होती है वो कितना डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से पाई बाय थ्री, क्योंकि 180 अपॉन में आप करेंगे यहाँ पे थ्री, तो फिर ये होता है यहाँ पे कितना 60। ठीक है ना, ये पाई की वैल्यू जो है वो कितना 180 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय थ्री। अब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा पाई बाय थ्री माइनस पाई, प्लस में क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे को पाई बाय थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ मेरे पास में क्या आ गया अब थ्री, अब यहाँ से हो गया पाई, इसका मैं एलसीएम ले लेंगे थ्री को। ठीक, तो यहाँ पे जाएगा थ्री पाई, प्लस में क्या जाएगा पाई। तो अल्टीमेटली आपका जो सॉल्यूशन यहाँ पर से निकल करके जो आने वाला है वो क्या आएगा मेरे पास में, माइनस का पाई बाय थ्री। ठीक, तो इसका आंसर हो जाने वाला है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन इनको करेंगे थोड़ा स्पीड में, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपने पूरे चैप्टर्स बढ़िया तरीके से पढ़ ही लिए हैं अरिवियान के साथ, तो आपको इनको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, आप हमको पूछ रहा है वो कि साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का मुख्य मान क्या है। ठीक, तो यहाँ पे आप जरा देखिए कि साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का पूछा है उसने। अब मुझे बताइए कि जब साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, माइनस क्या होता है यहाँ पे बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे मुझे बताइए क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन टू। अब मुझे बताइए कि वन अपॉन टू साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो भैया 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से मुझे मिलने वाला है यहाँ पर पाई बाय सिक्स, मतलब कि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो साइन पाई बाय सिक्स आने वाला है अंदर, क्योंकि पाई बाय टू मतलब कि जो वन बाय टू जो वैल्यू होती है वो साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, साइन में वो होती है 30 डिग्री की वैल्यू, यानी कि पाई बाय सिक्स बन जाता है अपना, साइन पाई बाय सिक्स की वैल्यू है। साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से पाई बाय सिक्स माइनस का पाई बाय सिक्स, यानी कि आपका आंसर हो जाने वाला है यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये वाला सॉल्यूशन भी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और माइनस पाई बाय सिक्स कैसे आंसर आया है ये भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, वो बोल रहा है कि यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू बाय है तो हमको बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको पता है कि भाई क्या होता है कि साइन इनवर्स अगर आप देखेंगे थीटा, तो उसकी जो अपनी क्या होती है रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस पाई बाय टू से लेकर के कितनी होती है, पाई बाय टू के बीच में होती है, वो भी क्लोज ब्रैकेट के अंदर, यानी कि बंद उसके अंदर, जैसे अपन इस तरीके से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने क्या दे रखा है, साइन इनवर्स जो अपना एक्स है उसको किसके बराबर दे रखा है, बाय के बराबर दे रखा है। अब जब उसने साइन इनवर्स एक्स को बाय के बराबर दे रखा है तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाने वाला है करेक्ट, ये वाला। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो होती है उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में, अलग की रेंज जो होती है उन दोनों के बीच में होती है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या है यहाँ पर बाय, तो ऑप्शन बी हो जाने वाला है यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आई होप कि आपको अभी तक जितना बताया है सब समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब क्या बोला है यहाँ पे कि कोट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर है, जहां पर दिया हुआ है कि एक्स जो है वो क्या है, बड़ा है वन से। तो यहाँ पर हमको इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक, चार ऑप्शन दे रखे हैं, वो बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो मुझे बताइए कि यदि एक्स को मैं यहाँ पर सेक थीटा मान लेती हूँ, ठीक, अगर मैं मान लो कि एक्स को सेक थीटा अगर अपन ले लेते हैं तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे, सेक इनवर्स एक्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, सेक थीटा। चलिए जल्दी से अपन पुट कर देते हैं वैल्यू, तो क्या मिलेगी मुझे यहाँ से अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, तो भाई सेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये अपना माइनस वन पहले से ही है। अब आप देखेंगे कि प्लस के वन से माइनस का वन कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाता है,
यहाँ मेरे पास आता है कोट इनवर्स 1 अपॉन, अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, 2 से 2 मतलब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, सिंपली टेन थीटा मिलेगा। अब आपको पता है एक चीज और, क्या कि 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है कोट थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पर कोट थीटा, कोक से कोट कैंसिल होगा, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, सिंपली थीटा मिलेगा। और थीटा में क्या मान के चली थी, सेक इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आने वाली है, सेक इनवर्स एक्स। अब बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो आपको हम 1 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं, ठीक है। अभियान ने आपके लिए बहुत ध्यान रखा है इस बात का कि आपके 1 नंबर का क्वेश्चन भी गलत ना हो, ठीक है ना। चलिए प्रैक्टिस करते हैं अपन। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वहमान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्या कहलाता है, वो मुख्य मान कहलाता है। क्या बोलते हैं अपन उसको, उसका कि भाई वो क्या है, उसका मुख्य मान है। सिंपली इसका आंसर हो जाने वाला है मुख्य मान, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 का मान है। अब उसने हमको बोला है कि भाई हमको बताओ कि साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 का मान क्या है। अब आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, तो यहाँ पर अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मुझे बताएं तो x की वैल्यू क्या दिख रही है, 3/5। चलिए जल्दी से अपन वैल्यू रख देते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ से, साइन इनवर्स 2 इंटू में 3/5 अपॉन इंटू में क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 9/25। क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है चीजें। तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से, 3 दूनी 6/5 इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 25 माइनस में कितने हो जाएंगे, 16/25। रूट से बाहर आएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4/5। बहुत बढ़िया, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाती है साइन इनवर्स 6 चौके 24 और 5 25, तो क्या मिल जाती है 24/25। कोई समस्या नहीं। तो साइन इनवर्स 24/25 अपनी इसकी वैल्यू आ गई। तो क्या मैं इसकी वैल्यू को रख दूं, बिल्कुल रख देते हैं। तो यहाँ से जाएगा साइन और इसकी वैल्यू मेरे पास में जाएगी साइन इनवर्स 24/25। ठीक, साइन साइन कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया भाई, 24/25 आंसर आ गया, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है 24/25। जब भी क्या होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो हमको अंदर साइन इनवर्स को फ्री करना होता है ताकि वो उससे कैंसिल हो जाए और हमें उसका आंसर मिल जाए। क्लियर, समझ में आया, बढ़िया। इसको अपन थोड़ा रफ कर देते ताकि और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए जगह मिले। चलिए देखते हैं। अब उसने बोला है कि यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 है तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए जल्दी से मेरे साथ में, आपको पता ही है इसका आंसर क्या होने वाला है, सॉल्व करिए जल्दी से। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स हमको दिया हुआ है, ठीक। और बराबर में हमको एक और चीज दे रखी है, क्या, π/2। अब बोल रहा है कि भाई हमको एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर अगर हम रखते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। चलिए रखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ पे, साइन थीटा -2 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है आगे भैया, यहाँ पे π/2 है, ठीक। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको अपन, यानी कि इसका हम थोड़ा सा सरलीकरण करते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा -2 साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से π/2। 2 थीटा को अपन वहां पे उस तरह ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो मुझे क्या मिलने वाला है भाई यहाँ से π/2 प्लस क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब मुझे बताइए कि यदि मैं साइन थीटा को उठा करके यहाँ पे ले जाऊं, जो कि यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स है, इसको अगर मैं यहाँ पे ले आती हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास में जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन π/2 प्लस 2 थीटा। अब मुझे बताइए कि 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना, 90 डिग्री प्लस थीटा की अगर मैं बात करती हूँ तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर 90 डिग्री के केस में क्या होता है, चेंज होता है और यहाँ पे वैल्यू होती है प्लस में होती है। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, cos 2 थीटा मिल जाएगा। तो 1 माइनस क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ पर
साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। फॉर्मूला पे आपकी कमांड होनी ही चाहिए, ठीक है ना, फॉर्मूला रिवाइज करने हैं आपको सारे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये मिल जाएगा cos थीटा का आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अपन ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या जाएगा यहाँ पे 0। ठीक, यहाँ तक समझ में आई है सारी चीजें। अब इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ ताकि स्पेस मिले। तो भाई अब थोड़ा सा ये लेंदी गया है ना, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, आंसर निकालना है। तो 2 साइन थीटा माइनस में क्या जाएगा मेरे पास में 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे बताइए यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल गई, तो आपको एक वैल्यू मिल गई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू जाता है आपके पास में 1/2। और चूंकि अपन स्टार्टिंग में लेकर के ही चले थे, क्या लेके चले थे, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा लेके चले थे, यानी कि आपको यहाँ पे x की दो वैल्यू मिल गई है भाई। क्या क्या मिल गई है, 0 मिल गई है और 1/2 मिल गई है, लेकिन आंसर तो एक ही होने वाला है। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे रख के देखेंगे, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी हम बोल देंगे वो उसका फाइनल आंसर है। तो चलिए अपन जल्दी से पहले 0 रख के देखते हैं। तो भाई अगर मैं 0 रखती हूँ यहाँ पे तो मुझे मिलता है साइन इनवर्स 1 माइनस 0, ठीक है ना, माइनस में क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे यहाँ से π/2 मिलेगा। ठीक, तो अब मुझे बताइए आपकी साइन इनवर्स 1, यानी कि 1 जो है वो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 90 डिग्री की, यानी कि π/2 की होती है। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में π/2 माइनस साइन में 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 0 डिग्री की, तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू π/2, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया है π/2 इक्वल टू π/2, यानी कि 0, x की वैल्यू 0 ने ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर इसमें जो होने वाला है x का मान वो क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है, 0 होने वाला है। अब अगर आपको चेक करना है कि क्या 1/2 पर ये क्या वैल्यू दे रही है, तो भाई मैं चेक करके आई हूँ कि 1/2 पर जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है x की वैल्यू। तो आप जो है क्या करेंगे, आप 1/2 रख के देखेंगे और देखेंगे कि क्या वही सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये आपका काम है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे फाइनल आंसर ही बता दिया और सॉल्व भी कर दिया। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाने वाली है हमारी कितनी, 0, यानी कि इसका मान कितना होगा, यहाँ पे x का मान शून्य होने वाला है। क्या होने वाला है, x का मान यहाँ पर शून्य होने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू कितनी है। तो चलिए देखिए, अब मुझे बताइए यहाँ पर tan इनवर्स, अब √3 आ रहा है, √3 जो है 10 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है भाई, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पे वो 10 π/3 की वैल्यू होती है। पता है ना आपको कैसे निकालते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे 60 डिग्री, तो पाई के टर्म्स में उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 180 अपॉन में अगर मैं बोलूंगी 3 तो कितना हो जाएगा ये 60, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस, अब यहाँ पर क्या है, कोट इनवर्स माइनस √3 है, और आपको पता ही है, क्या पता है कि कोट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक, तो पहले अपन इसको यहाँ खोल लेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस का क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ पे कोट इनवर्स √3। और कोट के केस में जो √3 जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है ना, 30 डिग्री की वैल्यू होती है तो वो हो जाएगी अपनी कितनी π/6, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस में π/6। यहाँ से क्या कॉमन आया, एलसीएम ले सकते हैं अपन, यहाँ पे 6 ले सकते हैं, ठीक है 6 को ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई माइनस का जाएगा 6 पाई प्लस में क्या जाएगा पाई 3, 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई, तो 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन में 6 माइनस 3 पाई अपॉन में 6, तो यहाँ पे आ जाने वाली है मेरा आंसर π/2, मतलब कि माइनस का π/2, वही 3 दूनी 6। तो क्या वैल्यू आ गई भैया यहाँ पे मेरी, इसका मान कितना हो गया, इसका मान मेरे पास में आ गया क्या, माइनस का π/2। आई होप कि आपको ये सारे के सारे जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स थे बढ़िया तरीके से समझ में आए सारा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे जो है स्पीड में काम कर रहे हैं वो क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या चल रहा है, हमारा रिवीजन चल रहा है, ताकि आपके सारे एमसीक्यूज एकदम करेक्ट जाएं और बढ़िया बनवा के क्वेश्चन भी सॉल्व हो। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सत्य असत्य बताइए। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा क्या है असत्य है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कोट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0,1 होता है। नहीं भाई, ये क्या है हमारा यहाँ पर असत्य है। क्यों, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो क्या होता है यहाँ पे 0,π होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान वो बोल रहा है कि -π/2
6 है। देखिए निकाल लेते हैं। वैसे में इस लेक्चर में आपको पहले भी इसमें अभी अपन ने देख ही लिया है कि क्या होता है। तो आपको पता है यहाँ पर कि जब साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है तो बाहर क्या निकल के आता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस साइन इनवर्स 1/2। और 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी आप उसको लिख सकते हैं क्या, -π/6। तो ये क्या होने वाला है यहाँ पर आपका एकदम सत्य यानी कि करेक्ट होने वाला है। आगे देखते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 का मान 0 है। क्या ये बात सत्य है? नहीं भाई, ये क्या है, अपना असत्य है। इससे पहले मैं आपको भी सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मान क्या आया था हमारे लिए, -π/2 आया था, ठीक है, ना कि 0। तो ये क्या हो गया, असत्य। आगे देखते हैं, यहाँ उसने बोला है कि 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 - x²। अब बताइए क्या ये सत्य है? चलिए देखते हैं अपन इसको प्रूव करके कि क्या ये आपस में इक्वल आ रहा है। तो यदि मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ पर अगर मैं रख दूं x इक्वल्स टू कोस थीटा, तो बताइए मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 कोस इनवर्स, क्या रखा मैंने x की जगह, कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ से, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, अब साइन इनवर्स क्या है, 2x, यानी कि 2 कोस थीटा इनटू में ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 1 - x², यानी कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर सिंपली इस इक्वेशन को उठाया और यहाँ पर x इक्वल्स टू कोस थीटा रखा। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या मिला मुझे यहाँ पे 2 थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे साइन इनवर्स 2 कोस थीटा। अब आपको पता है यहाँ पे कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और रूट है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर रूट में क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पर, साइन थीटा। और आपको पता ही है एक फॉर्मूला, क्या है वो फॉर्मूला, कि भाई 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा, या फिर 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है, साइन 2 थीटा। यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो गया, क्या मिला, 2 थीटा। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा। ये हो गया प्रूव, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो ये वाली हमारी जो इसमें टर्म दे रखी है, ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये क्या है, हमारी सत्य है, यानी कि ये क्या है, एकदम ट्रू है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आपको जितने भी ट्रू फॉल्स है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आपको ट्रू फॉल्स के केस में फॉर्मूले से, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फॉर्मूलाज रिवाइज करते चलना है, उसमें मक्कारी नहीं करनी है, ठीक है। अब क्या है भाई, हमको यहाँ पे दिया हुआ है एक शब्द या फिर वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान क्या है। तो भाई देखिए जरा, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक। तो इसको क्या मैं ब्रेक कर सकती हूँ, क्या हम 2π/3 को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, पाई माइनस π/3 कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, साइन इनवर्स, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, अब ये कितना है, पाई क्या होता है भाई, 180 डिग्री होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये अपना कितना होता है, 180। वो बोल रहा है पाई माइनस π/3, यानी कि 180 से कम की बात आ रही है, ठीक है ना, 180 से कम की। और इस वाले चतुर्थांश में, यानी कि इस वाले चतुर्थांश यानी कि सेकंड जो हमारा दूसरा द्वितीय चतुर्थांश है, यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, डायरेक्ट निकल करके यहाँ पे साइन π/3। तो यहाँ मुझे वैल्यू क्या मिल जाती है, π/3। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान लिखिए, तो भाई इसकी वैल्यू आने वाली है मेरे पास में डायरेक्ट π/3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, tan इनवर्स साइन π/2 का मुख्य मान लिखिए। तो बताइए, tan इनवर्स क्या दिया है भाई, साइन π/2। अब मुझे बताइए साइन π/2 का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। और साइन में 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से, tan इनवर्स 1। और अब बताइए कि 1 आ गया यहाँ, तो ठीक है। अब tan में 1 कितने डिग्री की वैल्यु होती है, 45 डिग्री की, यानी कि π/4। tan π/4 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल होकर मेरे पास में क्या आ जाएगा आंसर, π/4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे tan इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, मेरे पास में ये वैल्यू हो जाने वाली है π/4, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान लिखिए। चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन क्या दिया हुआ है, π/3 माइनस में क्या दिया हुआ है भाई, साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। अब जरा आप मुझे बताइए कि साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो वो होता है अपना 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि कितना आने वाला है, π/6 आने वाला है, ठीक है ना। तो ये साइन π/6 हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से π/6।
ठीक, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे साइन। अब यहाँ पे अपन 6 को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे 2 पाई माइनस का पाई। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको पास में आ जाएगा साइन पाई बाय 6, और पाई बाय 6 यानी कि कितना 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है 1/2 आ जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है। तब वो बोल रहा है कि मुझको x की वैल्यू फाइंड करके बताओ। चलिए, तो आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठिए और मेरे साथ में इनको बढ़िया तरीके से सॉल्व करते चलिए। क्या बोल रहा है वो, साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। चलिए लिख लेते हैं, साइन साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, प्लस में दिया हुआ है उसने यहाँ पे अपन को कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। क्या किया जा सकता है इसमें, तो देखिए क्या किया जा सकता है। यहाँ पर अगर मैं इसको साइन को उधर ले जाऊं तो इनवर्स में चला जाएगा, तो क्या जाएगा मेरे पास में इधर से साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 1 माइन इक्वल्स टू क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से साइन इनवर्स 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, साइन इनवर्स 1/5। अब अगर मैं कोस इनवर्स को भी उस साइड ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि साइन इनवर्स 1 दिया हुआ है, और साइन में 1 जो होती है वो 90 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि π/2। तो उसको क्या मैं लिख सकती हूँ π/2, बिल्कुल लिख सकती हूँ। माइनस क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से कोस इनवर्स x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रॉपर्टी आपको पता है, क्या पता है कि भाई साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। ठीक, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x। ठीक, अब अगर आप मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूं, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या आपकी जो मुझे दिख रही है यहाँ पे ये वाली टर्म सेम हो रही है। जब ये टर्म्स इक्वल हो रही है तो ये वाली टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, आपस में समान हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/5। अगर आप इसमें थोड़ा सा मिलान करें तो अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी भाई, 1/5 मिल जाएगी। तो साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 1, तब x का मान लिखिए। तो भाई मेरा यहाँ से x का मान आ गया कितना 1/5। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे जितने भी मैंने अभी एक अंक के प्रश्न सॉल्व करवाए हैं, इस सब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो वो भी एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है भाई, वो है आव्यूह। तो इसके हम एक अंकीय प्रश्न देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है पहला, वो है सही विकल्प चुनिए। अब वो बोल रहा है कि 2 × 2 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या जिनकी प्रविष्टि 0 या फिर 1 है कितनी होगी। तो मुझे बताइए कि जब 2 × 2 कोटि की वो बात कर रहा है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि 2 ही पंक्ति है और 2 ही क्या है हमारे पास में स्तंभ है। तो मुझे बताइए कि ऐसा आव्यूह जिसकी प्रविष्टि 0 और 1 है और 2 ही पंक्ति है, 2 ही कॉलम है, वो ये बनेगा। ठीक, 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है, वो ये बनेगा। इसमें मुझे बताइए कि टोटल हमको अवयव कितने दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 अवयव हैं, ठीक है ना। यानी कि 2 × 2 अगर मैं करती हूँ तो मुझे मिलते हैं यहाँ पे कितने 4 एलिमेंट्स, 4 अवयव मिलते हैं 2 कोटि के आव्यूह के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, 2 की पावर n करना है, जो कि n क्या है यहाँ पर, इसमें क्या है n अवयवों की संख्या है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि कितना आ जाएगा मेरे पास में 16। तो 2 की घात 4 करके आपका आंसर आने वाला है 16, ठीक है ना। तो आपको सिंपल सा काम ये करना है कि कितनी कोटि का आव्यूह है, उसमें अवयव कितने हैं, जितने अवयव हैं उनका जो है घात करनी है, 2 के ऊपर उनकी घात रखनी है जितने अवयव है उसकी, और अपना आंसर क्या आ जाने वाला है, आंसर आ जाने वाला। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 16 आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है कि यदि ए आव्यूह हमारे पास में ये है और a प्लस a डैश यानी कि उसका प्रतिलोम को अगर हम जोड़ते हैं उन दोनों को, तो हमारी जो वैल्यू आई के बराबर है, तो अल्फा का मान निकालिए। तो यहाँ पे जरा हम देखेंगे कि a डैश यानी कि इसका अगर हम प्रतिलोम निकालते हैं a का, तो वो क्या बनेगा भाई। प्रतिलोम में क्या होता है कि जो स्तंभ होता है वो पंक्ति, जो पंक्ति होता है वो स्तंभ बन जाती है। तो यहाँ पे पंक्ति है स्तंभ के रूप में आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में कोस अल्फा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी पंक्ति है, ये स्तंभ के रूप में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा, और इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में आ जाएगा कोस अल्फा आ जाएगा। ठीक, अब बस आपको करना है a प्लस में उसका प्रतिलोम। तो a क्या है भाई
कोस अल्फा माइनस में क्या है मेरे पास में यहाँ से साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या है फिर साइन अल्फा, उधर पे क्या है मेरे पास में कोस अल्फा। फिर उसको मैं जोड़ती हूँ किसके साथ में, उसके प्रतिलोम के साथ में। तो क्या आ जाता है यहाँ से कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाता है कोस अल्फा, और ये किसके बराबर है आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि वो आई के बराबर है, यानी कि 1 0 0 1 के बराबर है, तत्समक आव्यूह के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे अब मैं दोनों को क्या करती हूँ, जोड़ती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या हो जाएगा मेरे पास में 2 कोस अल्फा, यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे प्लस का साइन अल्फा कट जाएगा, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा। फिर वापस से साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0, और कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 2 कोस अल्फा, ये किसके बराबर है 1 0 0 1 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से आप देखेंगे तो कोस अल्फा बराबर, अब कोस में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो वो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि क्या जाएगा मेरे पास में कोस पाई/3, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ गई भाई पाई/3, यानी कि पाई/3, यानी कि अपना आ जाएगा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे आव्यूह कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या फिर 1 है। अब आपको पता ही है कि भाई मैंने अभी बताया ही था कि अब मुझे बताइए कि 3 इंटू 3 अगर मैं करती हूँ तो 9, यानी कि 3 कोटि के अवयवों में जो अवयवों की संख्या होगी वो 9 होगी। 2 की पावर आप क्या करेंगे 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से 512, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा क्वेश्चन है कि यदि उसने बोल दिया कि x बराबर, उसने एक इक्वेशन दे दी, अब बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है हमको और x का मान किसके बराबर होगा इन चारों में से। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है x 3 4 1 1 बराबर 5 2 -1 और 3। अगर आपको पता है तो हम देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू ए बी के लिए हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उसने हमको इसके साथ में दे दिया, यानी कि हम इसको लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा, यानी कि हमको x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको दिख रहा है जब ये यहाँ पर जाएगा तो वो उसके बटे में जाएगा, यानी कि उसका इनवर्स हो जाएगा। तो पहले हमको इसका इनवर्स निकाल लेना है, और आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है 1 मापांक के इंटू में क्या हो जाता है एडजॉइंट। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगर मापांक के निकालेंगे, अगर मान लेते हैं कि ये a है और ये मेरा b है, तो क्या निकलेगा यहाँ से मापांक अगर अपन देखेंगे a का तो क्या निकलेगा 3 -4, तो निकलेगा कितना -1। ठीक है, चलिए अब अपन निकालते हैं पहले इसका एक्सोइंट निकालना, यानी कि हमको इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, सहखंडज निकालने पड़ेंगे। तो भाई मेरे पास में क्या है a बराबर 3 4 1 1, तो सहखंड, ठीक है ना, ए के जो मेरे पास में यहाँ से सहखंड आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, तो कैसे करते हैं हम, जिस अवयव को लेते हैं वो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स बाकी अवयव लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास में 1, और यहाँ पर ये पहली ही पंक्ति और पहले ही स्तंभ में है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी कि सम, यानी कि पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। अब यहाँ पे धनात्मक आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके लिए, तो इसको छुपाएंगे, इसको यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। अब ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, 2 + 1 3 हो गया, यानी कि ये विषम हो गया, तो ये क्या आ जाने वाला है माइनस में आ जाने वाला है। ठीक है, ऐसे हम बाकी के लिए कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाने वाला है 1, और ये भी माइनस में आएगा। फिर यहाँ पर अगर अपन देखें इसके लिए, तो ये आ जाने वाला है यहाँ पर 3, और ये दूसरी पंक्ति और दूसरे अपने जो है स्तंभ में, इसलिए प्लस का आएगा। ठीक है, ये हमारे सहखंड आ गए। अब क्या निकालेंगे हम इसका प्रतिलोम, तो हमको क्या मिल जाएगा फिर एडजॉइंट ए। तो हमारा जो एडजॉइंट ए है वो क्या निकल करके आ गया मेरे पास में 1 -4 -1 और 3। बस अब वो क्या करना है, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, अब चूंकि हमने इसका इनवर्स पहले ही निकाल लिया तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे, तो 1 माइनस, अब 1 मिनट, यहाँ पर जो निकला ना ये इसका एडजॉइंट निकला, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर अपन पूरा देखें तो ए इनवर्स का मान कितना निकलेगा, मापांक के कितना निकला था -1, इसका जो है माइनस में इंटू हो जाने वाला है 1 -1 -4 और 3। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ये -1 1 4 और क्या जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसका मान रख लेते हैं अपन। तो x बराबर a इनवर्स b निकालना है, तो x बराबर इसका मान कितना है यहाँ पे रख लेते हैं -1 4 1 और
3, ठीक है। और अपना पास में b का मान कितना है, तो भाई वो मेरे पास में ये है 5, 2 माइनस 1 3। बस आपको इन दोनों का आपस में गुणा करना है और आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ -5 प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1 और क्या जाएगा प्लस का 3। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 5 चौके 20 और माइनस में क्या जाएगा 3 दूनी 6, फिर यहाँ से माइनस का 4 और यहाँ से -3 तिया 9। तो क्या मिलेगा मुझे भाई, जल्दी आपका भी निकल गया होगा अभी तक तो, माइनस का 3 4 और यहाँ से 20 में से 6 गए तो कितने बचे 14 और यहाँ जाएगा माइनस का 13। तो बताइए देख करके कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाने वाला है करेक्ट, तो आपका आने वाला है ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप भी पेन कॉपी लेकर के देखिए और मेरे साथ में सॉल्व करते चलिए, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर उसने हमको आव्यूह दे रखा है क्या 3x + 7 y + 1 और यहाँ दे रखा है 5 2 - 3x = किसके है ये 0 y - 2 8 और किसके 4 के, ठीक है ना। तो ये हमको दिया हुआ है। अब आपको पता है कि जब दो आव्यूह आपस में बराबर होते हैं तो उनके अवयव भी बराबर होते हैं। तो यहाँ मुझे मिलेगा 3x + 7 = 0, तो यहाँ मुझे x का मान क्या मिल जाएगा -7/3 आ जाएगा, ठीक। अब आप दूसरा देखो y - 2 किसके बराबर हो जाएगा 5 के, तो y का मान क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। फिर y + 1 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से 8 के, तो y का मान फिर से मुझे क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। फिर 2 - 3x किसके बराबर हो जाएगा 4 के, तो यहाँ से आप मुझे बताइए कि x का मान क्या आएगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस में माइनस, इधर से अगर अपन देखेंगे तो 4 - 2 कितना हो जाएगा मेरे पास में 2 और ये -3 उठ करके यहाँ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से -2/3। यानी कि अगर आप देखेंगे तो y का मान तो दोनों के लिए क्या आ रहा है समान ही आ रहा है, लेकिन x का जो मान है वो अलग अलग आ रहा है। और जब x के मान ही बराबर नहीं आ रहे हैं, x के मान डिफरेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट कि ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। तो अब जो क्वेश्चन है वो हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि हमको इनको जो है पूर्ति करना है रिक्त स्थानों की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी, तो हमको जो है ए इंटू बी निकालना है। मैं आपको पहले ही निकाल के बता चुकी हूँ। चलिए जल्दी से आप खुद भी जल्दी मेरे साथ सॉल्व करिए, उसकी वैल्यू निकालिए क्या आने वाली है 1 3 2 5। तो क्या आ जाने वाला है मेरे पास में इसका आंसर 2 प्लस में 8, यहाँ से पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या जाने वाला है 6 + 20 और यहाँ से क्या जाने वाला है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या जाने वाला है 3 + 4 और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 तिया 9 + 5 दूनी 10। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाने वाला है वो 10 26 7 और क्या आ जाने वाला है 19, ठीक है ना। तो आपका जो है ये वाला आंसर यहाँ पर आ जाने वाला है। तो यहाँ पे इसको फिल कर देंगे 10 7 26 और 19, ये हो जाने वाला है यहाँ पे आपका इसका आंसर। तो कुछ भी नहीं करना, आपको दो आव्यूह दिए हुए थे उनका गुणा करना था, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। अब क्या दिया हुआ है कि यदि मापांक 0 हो तो आव्यूह ए होगा। तो यदि मापांक 0 है तो क्या आव्यूह कैसा होता है अव्युत्क्रमणीय होता है। क्या होता है आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होता है। क्यों? क्योंकि उस केस में आप उसका व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, तो वो क्या होता है अव्युत्क्रमणीय होता है। आगे देखते हैं x + y और x - y दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि x की वैल्यू यहाँ से क्या होने वाली है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि x + y है, x - y पे मैं दोनों को जोड़ देती हूँ तो y से y कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी यहाँ से x की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 2x बराबर, तो क्या जाएगा इन दोनों को जोड़ देंगे 1 - 2 3 और क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 4 प्लस में क्या जाएगा 3 2 -1 और 0। कुछ भी नहीं किया हमने, दोनों को उठा करके जोड़ दिया। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे ये वाली साइड को, तो यहाँ से बाय प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x और इन दोनों को आपको यहाँ पे सिंपल जोड़ देना है जिस तरीके से अपन जोड़ते हैं, ठीक है ना। वो मैं बता ही चुकी हूँ पहले भी।
3 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से अपना 4। तो ये अपना जो है इसमें यहाँ पे आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिर्फ हिंट देती जाऊंगी और आपको जो है इनको सॉल्व कर करके देख लेना है। आगे देखिए, यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है? तो ऐसे आव्यूह को हम बोलते हैं कि भाई ये शून्य आव्यूह है। ठीक है ना, जिसका प्रत्येक अवयव जो है वो कितना है? शून्य है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस क्या है। यदि ए बराबर उसे दे रखा है ये ए आई जे एम क्रॉस एन और बी बराबर दे रखा है बी आई जे एन क्रॉस पी, तो ए बी की कोटि एम क्रॉस पी होगी। यानी कि ये हमारा बताता है पंक्ति को, ये बताता है स्तंभ को, यही पंक्ति को स्तंभ को। तो जब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास में जो आव्यूह बन के आएगा वो क्या आएगा? एम इंटू पी, यानी कि उसकी जो पंक्तियों की संख्या जो होगी वो एम होगी और उसके जो स्तंभों की संख्या है ना वो क्या होगी? पी होगी। ये दोनों समान है तो आगे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात हमारी जो है वो एकदम सत्य है। आप चाहें तो इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कोई एग्जांपल ले लो आप आव्यूह का, इसमें कि आप इसकी जो ये पंक्ति और ये स्तंभ ये रखो और फिर इसमें इसकी जो पंक्ति और स्तंभ है, इसमें जो पंक्ति है उसकी संख्या वही रखो तो इसके स्तंभों की संख्या है। फिर जब आप उन दोनों को गुणा करोगे ना तो उनमें इसमें क्या होगा कि जो पंक्तियों की संख्या तो ये आएगी और स्तंभों की संख्या ये आएगी। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल एकदम सही बात है कि हमारा जो ए बी बनेगा उसकी जो कोटि एम होगी एकदम सत्य है। समान कोटि के विकर्ण आव्यूह वन क्रम विनिमय होता है। तो ये बात भी एकदम सही है कि समान कोटि के जो विकर्ण आव्यूह होते हैं उनका जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय होता है। यानी कि आप चाहे ए बी कर लो या फिर आप बी ए कर लो, वो दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एकदम सत्य बात है। वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है अद्वितीय होता है, तो ये भी एकदम क्या है? सही बात है। ये सब हमारी क्या है? थ्योरम से चीजें प्रूव हो रही है कि कोई वर्ग आव्यूह है उसका व्युत्क्रम आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है? यदि उसका अस्तित्व है तो वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। सही बात है। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये भी क्या है? एकदम सत्य है। सारी स्टेटमेंट क्या है? हमारी प्रूव्ड है, जो कि थ्योरम के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाता है एकदम करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। अब है हमारे पास में एक शब्द यहाँ पे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बताइए यहाँ पे कि ए इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है ए प्लस ए डैश का मान क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं और इसमें मैंने इस तरीके का क्वेश्चन भी कराया था। आपको क्या करना है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, इसका क्या करेंगे आप? प्रतिलोम निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, उसका मान जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आंसर ना आ पाए, तो आप परिविहान का जो डाउट सॉल्विंग फीचर है उसको यूज कर सकते हो। आस्क डाउट पे जाकर के अपना डाउट पूछो और वहां से बढ़िया तरीके से आंसर निकाल के लेके आओ। और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको सोल्व नहीं कर रही हूँ। आपको पता है क्या करना है। पहले ये ए है, इसका प्रतिलोम निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यदि ए डैश बराबर ए, यानी कि उसका प्रतिलोम जो है उसी ही आव्यूह के बराबर है, तो ये कैसा आव्यूह है? तो भाई ये जो है एक सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? ये एक सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। आगे देखते हैं, स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक क्या होता है? स्तंभ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल देते हैं, ऐसा 1 2 3, ठीक है ना, इस तरीके का कोई होता है तो हम उसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसको बोलते हैं कि वो स्तंभ आव्यूह है। आगे देखते हैं, यदि ए बराबर यदि रखा है और ए स्क्वायर तत्समक आव्यूह हो तो एक्स का मान क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ है? x1 1 और यहाँ पे क्या जाएगा? 0। ठीक, तो ये हमको यहाँ पर ए दे रखा है और बोल रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो क्या है? एक तत्समक आव्यूह है। ए स्क्वायर तत्समक आव्यूह यानी कि ए स्क्वायर बराबर किसके है? आई के है। तो हमको वो बोल रहा है कि क्या करना है? हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए जल्दी से इसमें हम मान रख लेते हैं। तो x1 1 और 0, ठीक है ना, इसका 2 बार गुणा करना है। तो x1 1 और 0 और ये हमारा किसके बराबर है? आई के बराबर है, यानी कि तत्समक आव्यूह के बराबर है, जो कि क्या होता है? 1001 होता है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, जो गुणा करना आपको आता ही है, तो चलिए जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आ जाएगा एक्स प्लस 0, फिर पहली पंक्ति दूसरी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से एक्स प्लस 0 और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 1।
प्लस 0। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों को आपस में अगर आप मिलान करें, इनका इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तुलना करें अगर इन दोनों की, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से? तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलने वाली है कितनी? 0। तो यहाँ से अपने पास में जो x की वैल्यू यानी कि x का जो मान आने वाला है वो कितना हो जाएगा? यहाँ से 0 आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला जो चैप्टर मैंने बताया, इसके सारे के सारे जितने भी एक अंकीय प्रश्न थे वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और एकदम तरीके से क्या हो गए होंगे? क्लियर भी हो गए होंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? सारणिक का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लिया क्या? आधा ही था? अरे अरिविहान आपको हाफ ईयरली की आधी तैयारी थोड़ी कराएगा, हम कराएंगे आपको हाफ ईयरली की पूरी तैयारी, जो कि मिलेगी आपको अरिविहान एप्लीकेशन पर। वहां पर नोट्स, टाइम टेबल, प्रैक्टिस टेस्ट तो मिलेगा ही, मैथ्स की फॉर्मूला शीट, केमिकल के रिएक्शन बुकलेट और बायोलॉजी के लिए माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज करके हमने बनाया है हाफ ईयरली का बेस्ट कोर्स, जो आपको मिलेगा 100% फ्री। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अरिविहान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हाफ ईयरली की तैयारी में लग जाइए।